हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आई हूँ? आज हम कर रहे हैं एक नई शुरुआत। कहने का माध्यम ये है कि आज हम क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की इनकी हिंदी की जो पूरक पुस्तिका है संचयन भाग 2, इसके महत्वपूर्ण यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। कहने का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो 10th का बोर्ड पेपर आने वाला है, सीबीएसई ने उसका सैम्पल पेपर ऑलरेडी इशू कर दिया कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, और मैंने वो पेपर आपको करके दे भी दिया है। ठीक है ना, आप सभी के पास ऑलरेडी मौजूद है, वो उसका वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो दो तरीके से मतलब दो टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चंस हुआ करते थे वो आपका 50-50 का रेशियो चलता था, यानी कि 80 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन पेपर में 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आते थे और 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव आते थे, मतलब वर्णनात्मक प्रश्न आते थे। लेकिन इस बार इस रेशियो को बदल दिया इन्होंने क्या किया कि सिर्फ 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं, जिनमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके अपठित गद्यांश में है। 2 गद्यांश आएंगे, 3 नंबर का एक में रहेगा, 3 नंबर का एक में रहेगा। अब बचे हुए 10 मार्क्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाएंगे स्पर्श बुक से। ठीक है, स्पर्श बुक से काव्य खंड के 10 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे काव्यांश आधारित, और 5 मार्क्स के गद्य खंड से आएंगे गद्यांश आधारित। तो ये 16 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज रहेंगे। अब हम अगर बढ़ते हैं अपनी क्या कहते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ, तो ये आपकी दोनों बुक से पूछे जा रहे हैं, यानी कि स्पर्श बुक से भी पूछे जा रहे हैं और संचयन बुक से पूछे जा रहे हैं। स्पर्श बुक से आने वाले सभी प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे, यानी कि उनके आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करें अगर हम संचयन बुक की, वैसे तो हमने आपको पूरा स्पर्श बुक अच्छे से समझाया है, सब कुछ कर दिया है, क्वेश्चंस के पैटर्न भी समझा दिए, सब कुछ कर दिया। अब हम संचयन बुक की अगर हम बात करें तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि इस बुक से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आने ही नहीं है। ठीक है, अब जो वर्णनात्मक प्रश्न आ रहे हैं वो भी उनका पैटर्न आपका क्या रहेगा, दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। इनके आंसर आपको लिखने हैं 50 to 60 वर्ड्स के अंदर, कितने 50 से 60 शब्दों के अंदर लिखने हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन आपसे लिया जा रहा आंसर लिखना है आपको 50 से 60 शब्दों के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन कम से कम नहीं तो 70 से 80 शब्दों के अंदर आप करिए। यानी कि जब भी कोई आंसर आपको लिखना है या प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमेशा ये माइंडसेट लेके चलो कि हमको 80 मार्क्स का करना है। क्योंकि जब आप फाइनल बोर्ड में लिखने बैठोगे ना, तो या तो जैसे कुछ वर्ड्स भूल गए या कुछ याद भी हैं, तो उन्हें आप कंप्रेस करके कम कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कम रेडी करोगे तो लिखते समय अगर भूल गए तब तो वो क्या कहते हैं लिमिट से बहुत ही कम रह जाएगा, है ना, अंडर द लिमिट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब बारी ये आती है कि भाई ये कितने मार्क्स के आएंगे। इस पूरी बुक्स पे आधारित आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्न करने होंगे, और वो हर एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, कितना 3 मार्क्स का रहेगा। तो उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें पिछले लास्ट ईयर कुछ पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। हर चैप्टर पे 20 से 25 प्रश्न लेकर आई हूं, ताकि आप हर तरीके के प्रश्न से अच्छी तरह वाकिफ हो सके। ठीक है, तो देखिए क्या है, आज है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी पूरक पुस्तिका है संचयन भाग 2। इसका पहला अध्याय है हरिहर काका। हम कर रहे हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम इस चैप्टर की बात करें हरिहर काका, तो यहाँ पर एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी बताई गई है जिसके अपने बच्चे नहीं है, अपना कोई परिवार नहीं है। वो अपने भाइयों के परिवार के साथ रहता है। सिर्फ भाई के परिवार उसको इसलिए खाने और पूछने की बात करते हैं क्योंकि उसके पास 60 बीघा जमीन है। कितनी? 60 बीघा जमीन है। ठीक है, अच्छा, ये 60 बीघा जमीन पे मुझे याद आया, रिसेंटली अभी मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम अगर आप 5 भाई हैं तो उनको 15-15 बीघे देंगे तो 60 बीघा कैसे बटेगा। देखिए, हरिहर काका अगर अपनी प्रॉपर्टी, हरिहर काका 5 भाई हैं, ठीक है, हरिहर काका को मिलाकर 5 भाई हैं, तो उनके 4 भाई हुए। ठीक है, अब 4 भाई में अगर हम 60 बीघा जमीन को बांटेंगे तो कितना होगा? 15-15 बीघा जाएगा ना। तो क्योंकि हरिहर काका तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनको दे रहे हैं, अपने पास कुछ नहीं रख रहे हैं, इस तरीके से बटेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, मैं बताती हूँ। तो उनके पास उनकी जमीन के लालच में ही उनको पूछा जाता है, लेकिन
कुछ समय के लिए पूछा जाता है, फिर उनको खाने के लिए भी नहीं देते, बीमार हैं, पानी तक नहीं देते। तो इस बात से वो कहीं ना कहीं खफा रहते हैं और इनकी इस नाराजगी को उस गांव के मठाधीश देख लेते हैं। मठ के जो अधिकारी होते हैं वो देख लेते हैं कि भाई हरिहर काका बहुत परेशान है। तो अब मठ के अधिकारी ये चाहते हैं कि ये 60 बीघा जमीन मठ को मिल जाए। तो इसके लिए सभी लोग साम दंड भेद अपनाते हैं। कहने का मतलब है हरिहर काका को जो है मठाधीश भी अपहरण करते हैं, अंगूठा लेते हैं, घर वाले भी मारते पीटते हैं, किसी तरह प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। हरिहर काका इन दोनों से ही अलग होकर अलग रहने लगते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने लिए सेवक के लिए एक नौकर रखते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस का सिपाही रहता है। ये सारी चीज़ें हमारे लेखक ने खुद देखी है, क्योंकि हरिहर काका उनको अपने बच्चे की तरह प्रेम करते थे। तो उन्होंने ही इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जिसने भी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है उसका वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिए और तब ये क्वेश्चंस देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। हरिहर काका पाठ से उद्धत लेखक के इस कथन के संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। हरिहर काका से हमारे लेखक बहुत नज़दीक थे। कहने का मतलब हरिहर काका के कोई बच्चे नहीं थे, तो वो अपने हमारे लेखक को एक बच्चों की तरह प्रेम करते थे। उनको पीठ पे बैठाना, दुकान ले जाना, बाजार ले जाना, घूमना फिरना, खेलना, सब कुछ करते थे। तो लेखक जब वो छोटे थे तो वो कहीं ना कहीं हरिहर काका के बहुत नज़दीक थे। लेकिन जब बहुत समय बाद वो हरिहर काका से मिले तो हरिहर काका एकदम शांत, किसी से कुछ बोलना नहीं, देखना, चुप, कोई जवाब नहीं देना। तो उनकी इस स्थिति को मझधार में फंसी नाव के साथ लेखक ने कंपेयर किया कि उसमें लोग बचना चाहते हैं मगर चिल्लाकर भी वो अपनी मदद नहीं है। तो उसी तरीके से हरिहर काका की जो कंडीशन है वो उस कंडीशन से निकलना चाहते हैं मगर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में इतना कुछ बीत चुका है कि वो अपनों से और परायों से दोनों से धोखा खा चुके हैं, इसलिए अब वो किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके साथ सिचुएशन आ रही है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने बताया है कि किस प्रकार बीच मझधार में फंसी नाव पर सवार लोग अपनी रक्षा करने में कितने असहाय होते हैं, क्योंकि भाई वहां पर कुछ उनके लिए होता ही नहीं है और उनके द्वारा लगाई गई मदद की आवाज सागर में उठती गिरती लहरों में कहीं खो जाती है, क्योंकि उनको सुनने के लिए आसपास कोई है ही नहीं। वही चीज यहाँ हरिहर काका के साथ है, उनको समझने वाला वहां पर कोई नहीं है। वह इतनी यंत्रणाओं के बीच फंसे होते हैं कि चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता है और अंत में ये यंत्रणाएं उनका जीवन समाप्त कर देती हैं। अंत में क्या होता है भाई, नाव डूब गई, सब खत्म हो गए। स्पष्टतः यंत्रणाओं के बीच जी रहे हरिहर काका की तुलना लेखक ने मझधार में फंसी नाव से की है। जिस पर बैठे सवार चिल्लाकर भी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हरिहर काका भी वहां पर किसी को समझाकर अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये चीज उन्होंने इस वक्तव्य के माध्यम से स्पष्ट करना चाहा है। प्रश्न संख्या 2 है, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करें विलास। हरिहर काका पाठ के आधार पर इस पंक्ति का अर्थ समझाते हुए सही व्याख्या करिए। जिसका धन वो करे उपास, बाकी करें विलास। यहाँ पर ये चीज 2 परिस्थितियों में आती है। पहली चीज, जब हरिहर काका पर मठाधीश और परिवार वालों दोनों को छोड़कर वो अलग रहने लगते हैं तो वो एक नौकर रखते हैं और साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस सिपाही रहता है। तो उनकी संपत्ति पर वो दोनों ऐश कर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं और हरिहर काका उदास से बेचार से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनों और परायों दोनों से धोखा खाए हुए बैठे हुए हैं। ठीक है ना, देखिए क्या है, यह पंक्तियां हरिहर काका की परिस्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। हरिहर काका अपने भाइयों और महंत दोनों से परेशान है, क्योंकि भाइयों ने भी उनके साथ मारपिटाई करी प्रॉपर्टी के लिए, मठाधीश ने भी उन्हें अपहरण करके उनको मारपीट करी कि भाई प्रॉपर्टी के लिए। तो दोनों से वो परेशान हो चुके थे, दोनों ही उनकी जमीन हड़पना चाहते थे तथा उन्हें जान से मारना चाहते हैं। हरिहर काका द्वारा कुछ पुलिस वालों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है और उसके बदले में वह उन्हें धन देते हैं।
जिसका धन उसे उपास खाने वाले विलास का अर्थ है कि धन देने वाले का फिक्र रहती है, पर जो धन लेते हैं वह आराम से जिंदगी जीते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी सेवा के लिए जो सेवक रखा वो और जिस पुलिस को तैनात किया, दोनों ही बड़े मजे से जो है ऐश कर रहे हैं। और हरिहर काका जो कि उपवास, यानी कि वो अपनी परिस्थितियों से इतना ज्यादा टूट चुके हैं कि आज वो सबसे अलग होकर भी वो इतना सुकून से नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उनका दिल टूट चुका है इन सब पर से। जैसे हरिहर काका पुलिस वालों को अपनी सुरक्षा के लिए धन दे रहे थे, इतना धन होते हुए भी वो अपनी सुरक्षा कर पाने में असमर्थ थे। उन्हें हर समय मृत्यु का भय रहता था। यानी कि इतना धन है, सब कुछ है, पर सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए उन्होंने पुलिस वालों को रखा हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, हरिहर काका की जैसी स्थिति समाज में अनेक बुजुर्गों की है। आपके विचार से इन स्थितियों का जिम्मेवार कौन है और कैसे? उचित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज आप समाज में अगर ध्यान दोगे ना, तो सबसे उपेक्षित वर्ग ये बुजुर्ग है। पहले होता था ना सबसे उपेक्षित वर्ग स्त्री है, नहीं, आज सबसे उपेक्षित वर्ग ये बुजुर्ग है, क्योंकि ये अब शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। अब इन्हें किसी ना किसी के सहारे की जरूरत होती है। लेकिन आज की ये आधुनिक परंपरा वाली पीढ़ी अपने इन बुजुर्गों का ध्यान रखने की बजाय उनको एक बोझ समझने लगी है। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब हम असहाय होते हैं, तो हमारा ध्यान रखने के लिए ये लोग तो किसी तरह की कसर नहीं छोड़ते। लेकिन आज जब वो इस स्थिति में हैं कि वो अपने लिए खाना, नहाना, इन सब चीज का प्रबंध नहीं कर सकते, तो उनकी देखभाल हमारी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि जब हम इस लायक नहीं थे तो हमारी देखभाल उन्होंने करी ना। तो इसीलिए आज ये वर्ग सबसे उपेक्षित वर्ग समाज में माना जाता है। कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के माध्यम से एक वृद्ध ग्रामीण के चरित्र को दर्शाया है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई तथा दोनों ही पत्नियों का देहांत हो गया। उनके बच्चे नहीं थे। हरिहर काका निसंतान थे तथा अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहते थे, परंतु दुर्भाग्यवश वह सभी उनकी जमीन हड़पना चाहते थे। अब वो भी अपने साथ उन्हें क्यों रख रहे हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि इनके पास 60 बीघा जमीन है, वो किसी तरीके से खुद ले लेना चाहते हैं, इसीलिए वो उनको रखे हैं, जिसके कारण वह उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं कि अगर आपने नहीं दी तो हम आपको मार देंगे। हरिहर काका की स्थिति वर्तमान समय के सभी बुजुर्गों की जैसी ही लगती है। आज की पीढ़ी उन्हें बोझ समझती है, उनका आदर नहीं करती। आधुनिक पीढ़ी संयुक्त परिवार की तुलना में एकल परिवार में रहना ज्यादा पसंद करती है, यानी कि वो बुजुर्गों के साथ नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि हम अकेले रहें, हस्बैंड वाइफ बच्चा, और हम स्वतंत्र रहें, हम किसी तरह के बंधन में नहीं रहें, जहां वह अपने संस्कारों और आदर्शों से वंचित हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो अपने संस्कारों से कहीं ना कहीं वंचित हो रही है। जो हमारे जो याद रखिए, जैसे मैं हूँ, मैं मिडिल पीढ़ी में आती हूँ, मुझसे जो हमारे इन-लॉज रहेंगे वो हमारे क्या कहते हैं फर्स्ट पीढ़ी आएगी, मैं सेकंड आऊँगी और मेरे बच्चे थर्ड पीढ़ी में आएंगे। अगर अब मैं वर्किंग हूँ, मेरे हस्बैंड वर्किंग है, तो मेरे बच्चों को जो संस्कार देना, जो वैल्यूज़ देना, वो जितनी अच्छी तरीके से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दे पाएंगे, कहने का मतलब है उस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स या मेरे इन-लॉज दे पाएंगे, उतना अच्छा हम समय नहीं दे सकते क्योंकि हम बिजी हैं। तो जाहिर सी बात है आज के समय में जो हमारी कार्यप्रणाली है, जो हमारी जीवन शैली है, उस समय तो इन बुजुर्गों का हमारे जीवन में होना सख्त ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी को जो साथ, जो वैल्यू, जो संस्कार दे रहे हैं, वो शायद हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम इतना बिजी हैं। तो इसलिए वो उन संस्कारों से कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं। छोटों का बड़ों के प्रति प्रेम, सम्मान व आदर की भावना अब असंवेदनहीन हो चली है, यानी कि छोटे या बड़ों का ना मान सम्मान करते हैं, ना उनकी तकलीफों को समझना चाहते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, जिसका कारण हमारे समाज के बुजुर्गों की हालत खराब होती जा रही है। परिवार में रिश्तों में लालच रखना आज का बेहद दुखद और कटु सत्य है। मतलब आज परिवार में बुजुर्गों को रखा ही इस लालच से जा रहा है कि इनके नाम की जितनी प्रॉपर्टी है, जिस दिन मेरे नाम हो जाएगी, इनको निकाल के हम वृद्धाश्रम रखाएंगे। तो ये एक लालच है। हम इस कंसर्ट से नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें इनकी देखभाल करनी है।
ये एक फीलिंग नहीं है, एक हमारी भावना क्या है, हमें लालच है, हम किसी तरीके से इनसे जो कुछ प्राप्त कर लें। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की युवा पीढ़ी अपने कर्तव्यों व संस्कारों के प्रति मूल्यहीन क्यों होती जा रही है। यानी कि जो संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ हैं, कहीं ना कहीं हम उनको छोड़ते जा रहे हैं सिर्फ आधुनिकता के नाम पे। और ये आधुनिकता भी कहां से हम ले रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति से, जिसका हमारा हमसे 1% का भी लेना देना नहीं है। हम उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं, जिसके चलते जो है हम अपनी भारतीय संस्कृति को झुठलाते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हरियर काका कहानी पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता और हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब करती है। तर्क संगत उत्तर दीजिए। पारिवारिक जीवन, हमारा जो परिवार है उसमें 2 चीजें जन्म ले रही हैं। पहली चीज है स्वार्थपरता और दूसरी चीज उन्होंने बोली हिंसा प्रवृत्ति। अब आप देखेंगे कि परिवार में अगर 5 या 6 सदस्य हैं और उसमें भी हर व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए सोच रहा है कि नहीं, मैं ये काम तभी करूंगा कि अगर ये मुझे देंगे, हम इसलिए नहीं करेंगे कि भाई उनसे उनको अच्छा लगेगा या उनकी मदद होगी, ये भावना हमारे अंदर नहीं है। हम ये सोचेंगे कि आज अगर हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले वो मुझे इतना सारा देंगे। तो अगर ये भावना है तो ये क्या कह रही है, स्वार्थपरता कह रही है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, उनके लिए तो हम सोच ही नहीं रहे। दूसरा, अगर हमें वो सारी चीजें हमारे करने के बाद भी नहीं मिलती तो हम हिंसा करने पर उतर आते हैं, मारपीट, गाली गलौज, ये सारी चीजें घर में शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी प्रवृत्ति जन्म ही क्यों ले रही है? इस हिंसा प्रवृत्ति का जन्म का कारण है स्वार्थपरता, और स्वार्थपरता का सबसे बड़ा कारण है अंधाधुन जो है आधुनिक प्रवृत्ति, आधुनिक कल्चर, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हम अगर फॉलो करते हैं तो। ठीक है। हरियर काका कहानी के नायक हरियर काका लेखक के गांव में अपने भाइयों के साथ रहते थे। उनके परिवार में 60 बीघा खेती के योग्य जमीन थी, जिसमें से 15 बीघे हरियर काका के हिस्से में आती थी। ठीक है, तो 60 बीघा क्या 15 बीघा जो है वो इनके जी में आई। निसंतान हरियर काका की पत्नी मर चुकी थी। ऐसे में उन्होंने अपने भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार समझ लिया, क्योंकि भाई उनका अपना परिवार नहीं, पत्नी दोनों मर चुकी, बच्चे थे नहीं, तो वो भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार समझते थे। शुरू में तो सब ठीक रहा, पर बाद में परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे। शुरू में तो सबने देखभाल करी कि हाँ भाई उनकी जमीन हमको मिल जाएगी, फिर उसके बाद कोई ध्यान नहीं रखता था और घर का बचा कुचा खाना देने लगे, यानी कि घर में जो बन रहा है अच्छे अच्छे पकवान वो उनको नहीं दिए जाते थे। उसका एक इंसिडेंस भी चैप्टर में बताया गया है कि वहाँ पर भाई के बेटे का एक दोस्त आता है तो उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनता है, लेकिन हरियर काका को वही सूखी रोटी और बासी सब्जी दी जाती है, जिसको देखकर हरियर काका बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वही बचा कुचा खाना दिया जाता था। बीमार होने पर उन्हें कोई पानी देने तक नहीं आया। औरतें और घर के लोग उन पर ध्यान नहीं देते थे। उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद उठना पड़ता था। वास्तव में हरियर काका के परिवार के सदस्यों को केवल उनकी जमीन जायदाद का लगाव था, जो उनकी स्वार्थपरता की पराकाष्ठा थी। और जब उन्हें ये चीज़ लगी कि उन्हें अब ये जमीन नहीं मिलेगी, तो वो हरियर काका को मारने पीटने, यहाँ तक कि मार डालने तक की धमकी देते हैं। तो ये स्वार्थ के साथ साथ हिंसा प्रवृत्ति को भी दिखलाती है। हरियर काका की जमीन हथियाने के लिए उनके भाइयों ने उनसे मारपीट की। उन्होंने महंत जैसा ही दुर्व्यवहार किया। तो जो मठाधीश थे जिन्होंने हरियर काका की जमीन पाने के लिए उनका अपहरण कर लिया, मारा पीटा और एक कोरे कागज पर अंगूठे के साइन भी ले लिए थे, मतलब अंगूठा ले लिया था कोरे कागज पर, तो वैसा ही व्यवहार इनके भाइयों ने भी किया था। परिवार के सदस्यों द्वारा जोर जबरदस्ती करने पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे चाहे मर क्यों ना जाएं, किंतु अपनी जमीन उनके नाम नहीं लिखेंगे। अगर इस तरीके से उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अगर इस तरीके करोगे तो तुम हम जमीन हम देंगे ही नहीं। इस तरह ये कहानी पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता और हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब करती है। तो पारिवारिक में किस तरीके से स्वार्थ है कि दूसरे की सेवा हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें उनसे फायदा होगा। दूसरा, जब हमें वो फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, हम बेसब्र हो रहे हैं, तो क्या हुआ, हम उस व्यक्ति से हिंसा करने पर भी जो है बाज नहीं आए। प्रश्न संख्या 5 है, हरियर काका की अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत किस प्रकार हुई?
क्या ये मोह भंग उचित था? अब देखिए ये मोह भंग कैसे शुरू हुआ। एक तो कई छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए। पहले तो शुरू शुरू में बड़ी देखभाल हुई, फिर उनके बाद उनके खाने पीने का ध्यान नहीं दिया जाता, घर का बचा कुचा खाना दिया जाता। फिर घर में जब कोई आया तो बहुत सारा खाना पकवान बना, उन्हें उम्मीद थी कि आज अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन उनको फिर वही बचा कुचा बासी खाना दिया जाता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे कई इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से वो उनका मोह भंग अपने परिवार के प्रति हो रहा था। हरिहर काका की अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत तब हुई जब उनके भाइयों की पत्नियां, बहुएं और बच्चों ने उन्हें पूछना तक बंद कर दिया। शुरू शुरू में जब वो वहां रहने आए तो सभी पूछ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पूछना क्या खाना है, क्या पीना है, किसी ने कुछ ध्यान देना बंद कर दिया। एक बार जब वह बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने तक के लिए भी नहीं आया। भाइयों के बच्चे घर में धमा चौकड़ी मचाते रहते थे, औरतें उन पर ध्यान नहीं देती और उनके भाई तो खेतों में चले जाते थे। अतः उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्वयं उठना पड़ता था। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। यानी कि अगर आप किसी को देखभाल करने के लिए घर में लेकर आए हो तो उसका उतना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो इसीलिए धीरे धीरे घर के प्रति जो एक लगाव होता है, एक प्यार होता है, वो हरिहर काका का कम होने लगा था। हरिहर काका के मोह भंग को किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता। अगर हम ये कहें कि ये गलत है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि उसके भाइयों के परिवार के सदस्य उनकी बीमारी में ही देखभाल नहीं कर सकते तो फिर ऐसे परिवार का क्या लाभ। भाई अगर आप देखभाल नहीं कर सकते तो इस व्यक्ति को आपको लाके अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था। हरिहर काका के परिवार के सदस्यों को केवल उनकी संपत्ति अर्थात जमीन जायदाद से ही लगाव था, उनके प्रति कोई लगाव नहीं था। ऐसे में उनका परिवार से मोह भंग हो जाना उचित था, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए मुझे यहाँ रखा हुआ है और खाली देखभाल का जो है दिखावा मात्र कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुजारी द्वारा हरिहर काका के घर की बातें सुनकर ठाकुरबाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाने को आप उसकी किस प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैं? ऐसी स्थिति में आपकी समझ में उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए था? अब देखिए क्या है कि घर में जब चल रहा था बवाल तो जो ठाकुरबाड़ी का महंत जो पुजारी है वो वहां घर पर मौजूद था। अब उसने ये देखा कि भाई भाइयों के बीच झगड़ा हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर हो रहा है, कहासुनी हो रही है। तो ये बात जाकर उसने क्या बताया, ठाकुरबाड़ी को महंत को बताया। अब महंत ने क्या सोचा, महंत ने सोचा कि भाई इस परिस्थिति से हम फायदा उठा सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि भाई हरिहर काका तो अपने घर से परेशान हैं, उनको बहला बुझला के समझा के हम अपने यहाँ ले आते हैं और लाकर जो है उनकी सारी प्रॉपर्टी हम जो है ठाकुरबाड़ी के नाम करा लेते हैं। यही जो है महंत ने सोचा। अब ये चीज, अब उसकी कौन सी प्रवृत्ति है, ये उसकी लालची प्रवृत्ति है, स्वार्थी प्रवृत्ति है। वो वहां हरिहर काका की सिचुएशन, जबकि अगर वहां पर कोई सही मायने में अच्छा महंत होता तो वो क्या करता, उसने ये सिचुएशन देखी, वो घर जाता, जैसे कि ये महंत भी गया, लेकिन उसने स्वार्थ भरी बातें करी। लेकिन जो अच्छा महंत होता वो जाता तो वो क्या करता, वो घर के लोगों को समझाता कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है ना, आज वो तुम्हें दे चाहे ना दे, उनके जाने के बाद तुमको ही मिलनी है। तो भाई सीधी सी बात है कि वो तुम्हारे घर के सदस्य हैं, उनकी देखभाल करो, बुजुर्ग हैं, जैसे तुम्हारे अपने माँ बाप वैसे वो माँ बाप हैं। तो एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, एक महंत, इसी तरीके से उस घर वालों को, उनके भाइयों को समझाने की कोशिश करता। सीधी सी बात है ना कि अपने स्वार्थ के लिए सोचता कि चलो भैया तुमको यहाँ कोई देखभाल नहीं, तुम महंत, तुम ठाकुरबाड़ी चलो, वहां पर हम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दो, तुम्हारा नाम भगवान लोग लेंगे, ना जाने कितने जीवन तक नाम लेते रहेंगे। तो यहाँ पर जो महंत ने किया वो गलत था। अगर वो अच्छा होता तो वो परिवार वालों को समझाता, ठीक है ना, उस परिवार में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता, जो इसने नहीं किया था। पुजारी द्वारा हरिहर काका के घर की बातें सुनकर ठाकुरबाड़ी के महंत के कान खड़े हो जाते हैं। जब हरिहर काका अपने घर वालों से नाराज होकर घर छोड़ देते हैं तो महंत ठाकुरबाड़ी में उनका खूब स्वागत करता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए प्रेरित करता है। भाई वो उन्हें ठाकुरबाड़ी लाए ही इसलिए था कि चिकनी चुपड़ी बातें करके उनकी सारी प्रॉपर्टी ठाकुरबाड़ी के नाम कराए। बाद में वह काका के अपहरण का षड्यंत्र भी रचता है और जब काका नहीं मानते तो बाद में उनको जो है उनका अपहरण करके ले आता है। इस पूरे घटनाक्रम से पता चलता है कि महंत एक धन लोलुप और स्वार्थी व्यक्ति है, यानी कि वो लालची है, धन लेना चाहता है और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। वह दूसरों को आध्यात्मिकता का संदेश देता है परंतु स्वयं भी दुर्गुणों से युक्त है।
दुनिया के नजर में वह साधु संत है, परंतु वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। वो दूसरों की नजर में है कि बहुत बड़ा साधु है, संत है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। वो जो साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनसे भी कहीं गिरे हुए व्यक्तित्व का व्यक्ति है। हमारी समझ में इस स्थिति में महंत का यह कर्तव्य होना चाहिए था कि वह हरिहर काका के परिवार को काका के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराता, उनके घर जाता, उनके भाइयों को, उनकी भाभियों को, उनके बच्चों को ये समझाता कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है हरिहर काका के लिए, उनकी देखभाल करो, वो बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखो, ये सारी बातें बताता। काका तथा उनके परिवार के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता। उनका काम समाज के सभी सदस्यों के दुख सुख में उनकी मदद करना है, ना कि उनके दुखों को बढ़ाना है। तो सिंपल उसका जो काम होता वो हरिहर काका की परिस्थितियों को सुधारने वाला होता, ताकि वो अपने परिवार के साथ ही रहें। परिवार वालों को सद्बुद्धि देता, उनको समझाता कि तुम भैया इनकी देखभाल करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये चीज़ समझाता। लेकिन उसने तो उसमें आग में और घी डालने का काम किया और अपनी रोटियां सेकनी चाहिए कि किसी तरीके से वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। प्रश्न संख्या 7 है, महंत जी ने हरिहर काका को परिवार के प्रति किस प्रकार भड़काया? अब देखिए, महंत ने तो ये देख लिया था कि किस तरीके से उनके घर में कलह चल रहा है, फिर वहां से वो उनको बहला फुसला के ठाकुरबाड़ी ले आता है, फिर वहां परिवार के खिलाफ खूब खान बढ़ता है कि भाई परिवार वाले ऐसे ही होते हैं, अपने नहीं होते, ये होता है, वो होता है, बहुत तरीके की बात कही थी। तो देखिए क्या इसने कहा। महंत जी ने हरिहर काका को एकांत कमरे में बैठाकर खूब प्रेम से समझाते हुए कहा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है, हरिहर काका के पास, अगर उसके दिमाग को वॉश आउट नहीं किया जाएगा तो वो प्रॉपर्टी देगा नहीं। और वॉश आउट करने के लिए सबसे पहले क्या है, उसके दिलो दिमाग में अपने परिवार के लिए जो मोह है उसे हटाना है। तो जाहिर सी बात है उसने सबसे पहले परिवार का मोह हटाने के लिए उनके खिलाफ बातें करना शुरू किया। समझाते हुए कहा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है, तुम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, इस बंधन में किस प्रकार फंस गए, यानी कि इस मोह माया में कैसे फंस गए तुम। ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ, क्योंकि उसके सिवाय तुम्हारा कोई और नहीं है। पत्नी, बेटा, भाई, बंधु सबके सब स्वार्थ के साथी होते हैं। यानी कि उसने ये बताया कि तुम्हारे अभी तो तुम्हारे पत्नी और बेटे तो है नहीं, लेकिन तो जो तुम्हारे भाई बंधु या उनके जो रिलेटिव्स हैं वो एक तरीके से सिर्फ स्वार्थ के तुम्हारे साथी हैं। वो तुमसे सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहते हैं, सिर्फ उतना तक तुम्हारे साथ में है, वरना उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जिस दिन तुम्हें यह लगेगा कि तुमसे ये उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, यानी कि तुम अपनी प्रॉपर्टी उनके हाथ नहीं दोगे, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं करते। यानी कि जो संत महात्मा होते हैं वो किसी चीज से प्रेम नहीं करते, वो सिर्फ ईश्वर से प्रेम करते, क्योंकि ईश्वर से प्रेम, वो ईश्वर कभी स्वार्थी नहीं होते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे जमीन है, इसी कारण तुम्हारे भाई के परिवार के लोग तुम्हें पूछते हैं, यानी कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है इसीलिए लोग तुम्हें पूछ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा या प्रॉपर्टी नहीं होती तो वो तुम्हें पूछते तक नहीं। यदि तुम एक दिन उनसे कह दोगे कि तुमने अपनी जायदाद किसी दूसरे को दे दी है तो वह तुमसे बोलना तक बंद कर देंगे। अब कैसे भड़का रहा है वो देखो। उसका काम क्या होना चाहिए था, उसे उसके परिवार को साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ये परिवार के प्रति काका के मन में मैल भर रहा था कि भैया कि तुम जिस दिन कह दोगे मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी, वो तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। तुम्हारे बीच जो खून का रिश्ता है वह भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं ये बात तुमसे पहले ही कहना चाहता था, परंतु संकोचवश कह नहीं पाया। तो ठाकुर जब अपने घर से वो दुखी हुआ, ठाकुर बाड़ी आया, तो वहां पर उसका काम था कि किसी तरीके से परिवार के प्रति मोह जागृत करता और महंत काका को वहां वापस घर भेजता, घर वालों को समझाता। लेकिन यहाँ तो उसने परिवार वालों के खिलाफ भड़का रहा था कि भैया इन सब से तुम्हारा कोई नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ है, जिस दिन तुम अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दोगे वो तुम्हें नहीं पूछेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, महंत द्वारा हरिहर काका को समझाए जाने पर उनकी मन स्थिति कैसी हो गई। अब हरिहर काका को वो ठाकुरबाड़ी लाया ही इसीलिए था ताकि उनका माइंड वॉश कर सके, यानी कि
परिवार का मोह हटा सके, ईश्वर की तरफ लगा सके, और ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी ईश्वर के इस मठ के नाम पर कर सके। ठीक है, अब वो कर तो रहा था, लेकिन भाई हरिहर काका जो है वो अपने परिवार को बहुत मानते थे। जब परिवार वालों को ये पता चला कि महंत जो हरिहर काका हैं वो मठ में जाकर रह रहे हैं, तो वो लोग आए थे मनाने उनको, और मनाकर वापस घर भी ले जाते हैं। लेकिन तब तक महंत ने काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में भर दिया था। अब ये सारी चीज़ें भरने के बाद हरिहर काका की क्या मना स्थिति थी, देखिए। जब ठाकुरबाड़ी में महंत ने हरिहर काका को समझाया कि यदि वह अपनी ज़मीन को ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देंगे तो उनका नाम अमर हो जाएगा और समाज में उनका सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वो यही परिवार के खिलाफ भड़का रहा था और साथ ही साथ कह रहा था कि भाई ईश्वर के नाम ये सारी प्रॉपर्टी कर दो, तो उनका नाम अमर हो जाएगा और समाज में उनका नाम बढ़ जाएगा। तब उन्हें लगा कि उन्हें इस पुण्य अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं महंत इस काम में सफल हो रहा था। हरिहर काका के दिलो दिमाग में ये बात आ गई थी कि मैं चलो ये पुण्य का काम कर देता हूँ, अपनी सारी ज़मीन मठ के नाम कर देता हूँ। दूसरे ही क्षण उन्होंने ये सोचा कि उनके भाइयों का परिवार भी तो अपना ही परिवार है। यदि वह अपने भाइयों को अपनी ज़मीन जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे तो यह अपने परिवार से विश्वासघात करने जैसा है। अब उस पर यानी कि हरिहर काका पर परिवार का मोह ज़्यादा हावी हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये परिवार जो भाई हैं ये मेरे ही तो हैं, किसी और के तो नहीं है, तो अगर मेरी प्रॉपर्टी मेरे भाइयों के पास ही जाएगी तो अच्छा है ना। अगर मैं उनको नहीं देता हूँ, किसी और को देता हूँ, तो ये उनके साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि भाई घर की प्रॉपर्टी घर में ही रहनी चाहिए, ये उनका मानना था। तो ये सही तौर पे किस पे, उनके भाइयों का हक है। चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार के सदस्य ही तो अंतिम समय तक काम आते हैं। यही सब सोचकर हरिहर काका असमंजस की स्थिति में आ गए। उनसे महंत को ना कुछ कहते बना और ना ही कुछ सोचते बना। अब स्थिति ये थी कि वो दोनों ही परलों में झूल रहे थे। यानी कि वो एक पल को चाह रहे थे कि मठ के नाम कर दें तो उससे उनको काफ़ी जो है पुण्य प्राप्त होगा। दूसरी तरफ ये सोच रहे थे कि भाई परिवार की प्रॉपर्टी है, परिवार में ही रहनी चाहिए, परिवार के लोगों को ही मिलनी चाहिए। तो अभी तक उनकी मनस्थिति 50-50 में चल रही है। अब ये 50-50 में जो चल रही थी ना, ये किस तरीके से बदली, जब उनके भाई इन्हें ठाकुरबाड़ी में मनाने के लिए आ जाते हैं कि नहीं चलिए घर में बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, आप घर चलिए। तो जब वो मना लेते हैं, ले जाते हैं, तो एक तरीके से मठ को जो प्रॉपर्टी दान करने वाली बात थी वो हरिहर काका के दिमाग से निकल जाती है और फिर वो ये फैसला करते हैं कि नहीं, भाइयों की है, भाइयों के पास ही जाएगी। क्योंकि जब मठ से भाई उनको लेकर जाते हैं तो शुरू में तो बड़ी देखभाल करते हैं, है ना। फिर उसके बाद महंत इनको अपहरण कर लेता है, वो भी बात इंसिडेंट होता है ना। प्रश्न संख्या 9 है, हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी जैसी संस्था में ही रहना प्रारंभ कर दिया था, जबकि उनका प्रिय स्थान तो उनका अपना घर था। तो क्यों? उनके परिवार के लोगों के व्यवहार के प्रति अपने विचार व्यक्त करके बताइए कि आप उनमें से एक होते तो क्या करते। अब यहाँ पर देखिए क्या था, हरिहर काका के घर में जो है वो बहस हुई थी खाने पीने और देखभाल को लेकर। जब ये सारी बात हुई तो उस समय मठ का जो पुजारी था वो हरिहर काका के घर में मौजूद था। उसने जब ये सारी बातें देखी तो जाके ठाकुरबाड़ी को बताई। ठाकुरबाड़ी को बताया तो ठाकुरबाड़ी का जो महंत था वो यहाँ आ गया। वो महंत को अपने जब घर में इतने खपाते तो वो छोड़ के और ठाकुरबाड़ी जाकर रहने लगे। तो ठाकुरबाड़ी जाने का एक सिर्फ इतना मतलब था कि क्योंकि हरिहर काका के घर में उनके भाइयों और भाभियों बच्चों द्वारा उनका आदर सम्मान नहीं किया जा रहा था, उनकी देखभाल नहीं की जा रही थी, उन्हें ठीक से खाने पीने को नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसका रोष जो है वो हरिहर काका के अंदर था और इसी रोष के चलते वो घर छोड़कर ठाकुरबाड़ी आ गए थे। ये चीज़ आपको पहले क्वेश्चन का अर्थ मिला। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उनके परिवार के लोगों के व्यवहार के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए बताइए कि आप उनमें से एक होते तो क्या होता। यानी कि आप उनके परिवार में से, यानी कि उनके भाइयों भाभियों या उनके बच्चों, उनके में परिवार में से एक होते तो आप इस सिचुएशन में क्या करते, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। हरिहर काका की स्वयं की कोई संतान नहीं थी,
उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार समझ लिया था और उनके साथ रहने लगे थे। शुरू शुरू में तो हरिहर काका का जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा, यानी कि सब लोग उनकी देखभाल भी कर रहे थे, ध्यान भी दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था। किंतु कुछ सालों के पश्चात उनके परिवार के सदस्य उनसे दूरी बनाने लगे, क्योंकि अब वो शुरू में क्यों देखभाल कर रहे थे, क्योंकि उन लोग को ये लग रहा था कि भाई ये अपनी प्रॉपर्टी जल्दी हमारे नाम कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब उनके लोगों ने देखा कि भाई इतने साल बीत गए हमें सेवा करते करते, लेकिन ये तो प्रॉपर्टी देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर स्थितियाँ बदलना शुरू हो गई। यानी कि घर के भाइयों के परिवार वालों ने, जो घर के सदस्य थे, उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। उनके मान सम्मान में कमी आने लगी, घर का बचा हुआ भोजन ही उन्हें दिया जाने लगा। यानी कि जैसे जो खाना बन रहा है वो दो नहीं, जो बच गया है वो दिया जाता था, ये होता था। एक बार घर में स्वादिष्ट पकवान बने, किंतु हरिहर काका को सूखा भोजन दिया गया। इस घटना से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने भोजन की थाली पटक दी और घर छोड़कर चले गए। उनका परिवार से मोह भंग हो गया, इसीलिए उन्हें अपने प्रिय स्थान घर को छोड़कर ठाकुरबाड़ी जैसी संस्था में रहना पड़ा। चूंकि उन्होंने गुस्सा होकर घर छोड़ दिया था, तो वो कहाँ जाके रहते, तो ठाकुरबाड़ी रहने लगे थे। उनके परिवार के लोगों का व्यवहार स्वार्थ से भरा था। वे केवल उनकी 15 बीघे जमीन को प्राप्त करना चाहते थे, ये उनका व्यवहार था। यदि मैं उनमें से एक होता तो समय निकालकर उनके पास बैठता, उनके सुख दुख की बातें सुनता, ताकि उन्हें अकेलेपन से मुक्ति मिलती। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति चाहता क्या है, हमें आप ये बताइए। उसके साथ कोई समय बिताए, उसको कोई देखभाल करे, उनका आदर सम्मान करे। ये सब करने में कितना एफर्ट लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा एफर्ट लगता है ना। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, तो हमेशा उनको बस आप आदर सम्मान दे दो, टाइम टू टाइम उनसे बात कर लो, उनको खाने को दे दो, वो बहुत होता है। इसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। तो इतना हर घर के बुजुर्ग की अगर आप देखभाल करोगे तो आपके अंदर भी अच्छी फीलिंग आएगी, उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा, घर में बरकत भी होगी, शांति बनी रहेगी, सब कुछ होगा। क्योंकि कहते हैं ना, घर में जहाँ बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, ईश्वर उस घर से बहुत प्रसन्न रहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे आ गए हैं। महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है? ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से कैसे बचा जा सकता है? देखिए क्या होता है, आज के समय में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होने लगी है धर्म के नाम पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये धर्म को बदनाम भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस कहानी के ठाकुरबाड़ी के महंत की, तो वाकई वो बहुत लालची और दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यानी कि अगर समझाने से उसकी बात नहीं हो रही थी, तो उसने आपराधिक प्रवृत्ति अपनाने में भी कोई कसर नहीं रखी। यानी कि उसे जो एक महंत होने के नाते जो पूरे क्षेत्र से जो मान सम्मान और जो पावर मिली थी, उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो ये एक बहुत ही स्वार्थी, धनलोलुप और दुष्ट प्रवृत्ति का महंत था। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सब ही एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कभी भी आप अगर किसी के अनुयायी बनते हैं, किसी के भी बनते हैं, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति आपसे क्या करने को कह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, वो अपना फ़ायदा देख रहा है या आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, स्वार्थ और परमार्थ, इन दो चीज़ों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी है तो उसे पहचानिए, और अगर वो परमार्थ पे यकीन रख रहा है तो याद रखिए कि उससे अच्छा कोई महंत नहीं। तो ये अब आपकी प्रवृत्ति के ऊपर है कि आप उसको कैसे जज करते हो। महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की इस सच्चाई को सामने लाता है कि महंत स्वार्थी और धन लोलुप व्यक्ति है, और इन्हीं दो चीज़ों ने उसे आपराधिक प्रवृत्ति यानी कि अपहरण जैसे कृत्य करने के लिए भी उकसाया। महंत ने हरिहर काका की जमीन जायदाद हड़पने के लिए पहले उन्हें फुसलाया, और जब इससे काम ना बना तो उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। उसे क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। उनके इस व्यवहार से यह सच्चाई उजागर होती है कि धर्म के क्षेत्र में दुर्जनों एवं दुराचारी लोगों का प्रवेश हो चुका है। मैंने जैसे पहले भी कहा
कि ये क्षेत्र अपने आप में बहुत पवित्र पाक है, लेकिन कहते हैं ना दुष्टाई हर जगह घुस जाती है, तो इस क्षेत्र में भी दुष्ट लोगों का प्रवेश हुआ है और ऐसे ही लोगों के कारण धर्म के क्षेत्र में अनाचार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मतलब ये लोग क्या हैं, वो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धर्म की मूल संवेदना से कोसों दूर ऐसे दुराचारियों ने धर्म को अपनी विलासिता का आवरण बना लिया है, यानी कि वो धर्म की चादर ओढ़ के अपने जितने भी गलत कृत्य हैं वो कर रहे हैं। ऊपर से तो बड़े दिखाने के लिए सबके लिए अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अंदर बहुत दुराचारी कृत्य करते हैं। ये धर्म की आड़ में दुनिया के सारे कुकर्मों को अंजाम देते हैं। क्या करते हैं? धर्म के आड़ में सारे कुकर्मों को अंजाम देते हैं। ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उसे बचा सकता है। यानी कि हमेशा ये देखिए, अपने दृष्टिकोण में इस चीज़ को हमेशा शामिल करिए, सिर्फ धर्म के नाम पे ही नहीं, समाज में भी ऐसे दुराचारी भरे पड़े हैं। जब भी किसी पर विश्वास कीजिए, हमेशा उसको परखिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वो आपसे क्या करने के लिए कह रहा है, क्या कर रहा है, वो आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। क्योंकि व्यक्ति के विवेक ही उसे सही निर्णय लेने में सहायता करता है और उसे धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थों से बचा सकता है। तो हम सिर्फ धर्म की बात नहीं करेंगे, हम बात करें तो ऐसे भी संसार में अगर आप आज घर से बाहर निकलते हैं, आप 4 नए लोगों से मिलते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं, तो कोई देखेगा आपके बहुत नज़दीक आने की कोशिश करेगा, आपसे बहुत पर्सनल बातें करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति सही है या वो गलत है। तो हमेशा ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहिए कि जो आपसे बातें कर रहा है, आपकी बातें उगलवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे आपके एक घर के भेदों को जान रहा है, आपका कुछ फ़ायदा उठा रहा है। तो हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहिए। उसके लिए हमेशा अपने दिमाग के कपाटों को खोल के रखिए। किसी भी चीज़ों पर निर्णय लेने से पहले आराम से सोचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, पारिवारिक संबंधों में आई खटास ने हरिहर काका को अपने ही घर में पराया बना दिया था। इससे उनके जीवन में आए सकारात्मक एवं नकारात्मक परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पर बताना है, हमारे जीवन में जब कोई भी घटना घटती है तो उसमें कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। हमेशा ध्यान रखिए, ये रेशियो अप डाउन ज़रूर हो सकता है, कभी कुछ ज़्यादा नेगेटिव होगा, कभी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो हरिहर काका के जीवन में जितने भी पारिवारिक संबंध थे उनमें खटास आई। खटास आने का कारण था उन परिवार वालों का प्रॉपर्टी को लेकर स्वार्थी होना। तो इसमें कुछ जो है हरिहर काका के जीवन में कुछ नेगेटिव भी हुआ, कुछ पॉजिटिव भी हुआ। अगर हम बात करें नेगेटिव की, तो कहीं ना कहीं उनका इस तरीके के संबंधों से, ऐसी चीज़ों पे उनका जो है विश्वास उठ गया था। ठीक है, वो अब किसी पे विश्वास करने लायक नहीं बचे थे। तो ये नकारात्मक चीज़ थी। पॉजिटिव ये थी कि वो समाज में सही लोगों के चेहरों को समझने लगे थे, चाहे उनके भाई हों, चाहे वो महंत हो, है ना। तो ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें उनके जीवन में हुई थी। सकारात्मक एवं नकारात्मक परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। पहला है, पारिवारिक संबंधों में आई खटास के कारण हरिहर काका अपने ही घर में अपमानित एवं उपेक्षित हो गए थे। सब उन्हें अपमानित कर रहे थे, कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, सब निग्लेक्ट कर रहे थे उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे सामर्थ्यवान होते हुए भी उनका अकारण तिरस्कार हो रहा है। यानी कि वो चल फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब भी लोग उनका हर पल तिरस्कार कर रहे हैं। निश्चित रूप से निजी संबंधों के प्रति घृणा का भाव काका के जीवन में भाइयों के प्रति प्रेम को कम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मन में खटास पैदा कर रही थी और हरिहर काका के मन में अपने भाइयों के लिए जो प्रेम था वो प्रेम धीरे धीरे कम होता जा रहा था। यही स्थिति सकारात्मक इन अर्थ में कही जा सकती है क्योंकि इसके कारण ही काका को संबंधों की सच्चाई का सही ज्ञान प्राप्त हुआ कि एक्चुअल में हमारी कहते हैं ना कि जब मुसीबत पड़ती है तो हमें पता चलता है कि हम कौन से रिश्तेदार हमारे ज़्यादा सगे हैं और कौन से हमारे जो हैं सिर्फ जो है स्वार्थी हैं, सिर्फ स्वार्थ के हैं। तो ये समय रहते चीज़ों का पता चल जाता है। दूसरा है, कहानी में वर्णित दूसरा प्रसंग हरिहर काका के जीवन को पूरी तरह बदल डालता है। दूसरा प्रसंग क्या था? जब उनके भाई उन्हें वापस घर लाकर संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए उन पर दबाव डालते हैं,
उन्हें मारते पीटते हैं और यहाँ तक कि उन्हें जान से मार डालने की भी धमकी देते हैं, उनकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। इससे हरिहर काका अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। तो ये तो नकारात्मक इम्पैक्ट हुआ, लेकिन परिवार और समाज का सत्य एकदम नग्न रूप में उनकी आंखों के सामने आ जाता है। तो ठाकुरबाड़ी के महंत के रूप में और परिवार के लोगों द्वारा जो उनको मारने का प्रयत्न किया जाता है, इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि उन्हें समाज में जो उनके अपने लग रहे थे, सगे लग रहे थे, उनका सही रूप निकलकर उनके सामने आया और निगेटिव था कि वो अकेलेपन के शिकार हो गए। अब ना वो महंत ठाकुरबाड़ी के जैसे लोगों पर यकीन कर सकते थे, ना परिवार पे। इवन अब उनका विश्वास सभी पर से उठ चुका था। अब वो अकेले थे, एकदम गुमसुम शांत हो चुके थे। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव थे। प्रश्न संख्या 12 है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर काका कोई अमृत पीकर तो आए हैं ही नहीं, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। इससे गांव वालों की किस मनोवृत्ति का पता चलता है। अब देखिए, कहते हैं ना, समाज में हर तरह का व्यक्ति रहता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, हरिहर काका की देखभाल उनके भाइयों को करनी चाहिए, सब करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि भाई अमृत पी के तो आए ना एक दिन तो मरेंगे ही, मरने के बाद इनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। अबे मरने के बाद किसी को मिलेगी, जीते जी दे दो, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो हैं अगर समाज में होते हैं, वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसे एग्जाम्पल की बात इस पाठ में हुई है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अगर दूसरे को दे दी है तो उनकी तो गत बन गई। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि एक परिवार में माँ बाप थे, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी और बेटे बहू ने उनको अपने घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, है ना। तो जीते जी जो आपकी संपत्ति है वो आपको अपने पास रखनी चाहिए, मरने के बाद जिसको देनी है उसकी वसीयत करके जाइए, ये एक सही प्रोसीजर होता है। लेकिन यहाँ पर गांव वालों का कहने का तात्पर्य सीधे सीधे था कि भाई मरने के बाद तो उनकी प्रॉपर्टी उनके भाइयों को मिलेगी, तो जीते जी ही दे दो, खत्म करो। तुम अमृत पी के तो आए नहीं हो कि जो हमेशा तुम जिंदा रहोगे और अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास अपने पास रहेगी। तो ऐसा गांव वालों का कहना था। जब हरिहर काका को महंत जी और उनके भाइयों की असलियत खुल जाने के बाद पुलिस का संरक्षण मिल गया, क्योंकि भाई भी मार रहे थे और महंत भी मार रहे थे, तो पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिल गया। तो भी गांव वालों के बीच तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। गांव वाले इस बात से आशंकित थे कि हरिहर काका के कारण आने वाले समय में ना जाने और कौन सी मुसीबत इस गांव में आएगी। गांव वालों को इस सोच से, उनकी इस मनोवृत्ति का पता चलता है कि उन्हें हरिहर काका से कोई लगाव नहीं था, कि मतलब ये चाह रहे थे मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि भाई अगर इन तीनों के बीच झगड़ा चलेगा तो गांव में कोई ना कोई बवाल होता रहेगा। तो सीधे सीधे प्रॉपर्टी जिसको देनी है दे के डंडा खत्म करो ताकि अगले बवाल ना हो। लेकिन उनमें से किसी की भी सिंपैथी या लगाव हरिहर काका के प्रति इस वक्तव्य से दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के विषय में चिंतित थे। इससे यह भी पता चलता है कि आज के युग में कोई किसी के लिए नहीं सोचता कि भाई हमें अपना देखना है, हम सेफ रहें, दूसरा जाए भाड़ में। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परेशान रहता है। आज समाज में इस प्रकार की मनोवृत्ति ने घर कर लिया है, जिससे अपनापन, लगाव, एक दूसरे के दुख सुख की चिंता आदि समाप्त होती जा रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे गांव वालों की ये प्रवृत्ति हमें समझ में आती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे जिए, मगर हमें जो है कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर देखा ही नहीं। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनः स्थिति में जी रहे थे, उनमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वक्तव्य लेखक ने लिखा है जब सारी घटनाक्रम घट जाने के बाद हरिहर काका अकेले रहने लगे पुलिस के संरक्षण में। तो वो अब पूरी तरीके से टूट चुके थे, गुमसुम हो चुके थे, शांत हो चुके थे। अब उनकी इस स्थिति के बारे में जब लेखक को पता चला, लेखक गांव में आया, तो लेखक जो है वो हरिहर काका से मिलने गए।
मिलने के बाद उनकी मना स्थिति देखकर लेखक बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए थे। तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। हरिहर काका की जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई थी, क्योंकि उनके साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने बुरा व्यवहार किया। भाई ठाकुरबाड़ी के महंत ने भी उनके साथ मारपीट करी, भाइयों ने भी मारपीट करी, उनकी हत्या तक कर देने की कोशिश करी। एक दिन ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाया जा सके, ठीक है। फिर आते हैं, महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी को ही जाए। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे, किंतु उनकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को महंत से घृणा हो गई। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना, हम किसी पर विश्वास करते हैं तो वो जब विश्वास टूटता है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। तो पहली चोट तो हरिहर काका को महंत के जरिए लगी, क्योंकि वो महंत का बहुत सम्मान करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उन पे विश्वास करते थे। तो महंत के इस कृत्य द्वारा उनका विश्वास टूटा, पहला उनको धक्का यहां पर लगा। हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया था। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब भाइयों को भी होने लगा कि भाई ये हमारे पास रह रहे हैं, हमसे सेवा सारी चीजें करा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमें नहीं दे रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि उनके अंदर धीरज नहीं था, धैर्य रखते, भैया करते सेवा, मिलती माल में मेवा, तुम पहले मेवा चाह रहे हो, बात करो, सेवा हम बाद में करें ना करें हमारी मर्जी है कि नहीं, वो चीज। एक दिन उनके भाइयों ने भी वह तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और जमीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश करी। काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आजाद कराया। अब हरिहर काका का अपने भाइयों से भी पूरी तरह मोह भंग हो गया था, यानी कि अब वो पूरी तरीके से अपने भाइयों के ऊपर भी जो विश्वास, जो प्यार, जो कुछ था वो भी हो गया। तो अब दो जगह जो है उनको चोट लग चुकी थी। उनका विश्वासघात उनके साथ हुआ था, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया था। महंत के ऊपर से भी लेकर भाइयों के दो लोगों पे वो सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, उनके जरिए जो कृत्य किया गया उससे वो अंदर तक टूट गए थे। इस प्रकार कह सकते हैं हरिहर काका के भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत दोनों ने ही उनके साथ क्रूर व्यवहार किया, क्योंकि वे दोनों ही हरिहर काका से नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से प्यार करते थे। हम उनके इस व्यवहार को बिल्कुल भी उचित नहीं मानते, क्योंकि परिवार के भाइयों तथा महंत को हरिहर काका का शोषण ना करके उनकी सहायता करनी चाहिए थी, उन्हें प्रेम और सम्मान देना चाहिए था। तो हरिहर काका की जो अभी सिचुएशन थी, जो क्वेश्चन में लेखक ने हमसे पूछी, उस सिचुएशन कहीं ना कहीं हरिहर काका के टूटे हुए विश्वास का था। अगर महंत और भाई थोड़ा थोड़ा धीरज रखते तो शायद उन्हें बहुत फायदा होता आगे चल के। बस क्या था, उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करनी थी, उनका आदर सम्मान करना था। अगर वो ये करते रहते बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच के, तो जाहिर सी बात है आगे चल के उन्हें फायदा होता ही होता। लेकिन उनके अंदर इतना धीरज नहीं था, लेकिन वो सब कुछ अभी पा लेना चाहते थे, और इसी के चलते हरिहर काका को भी चोट पहुंची और उन लोगों का भी नुकसान हुआ। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या आते हैं 14। आम आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा को धर्म के ठेकेदार किस रूप में भुनाते हैं? हरिहर काका कहानी में काका किस प्रकार इसका शिकार हुए? व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे किस प्रकार बचा सकता है? अब यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है, आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा को धर्म के ठेकेदार किस प्रकार भुनाते हैं? अब हम क्या हैं, हम ईश्वर पर, धर्म पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। अब इसी विश्वास का फायदा कुछ कपटी धर्म के जो ठेकेदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तो धर्म में मानता है, हम जो जो कहेंगे वो ये करेगा, धर्म के नाम पे इससे कुछ भी करा लो, और वो इसी का फायदा उठाता है। वो उनसे बहुत सारा धन उगाही कर लेता है कि भाई ये पूजा करनी है, ये पाठ करना है, ये मंत्र पढ़ना है, ये पूजा मैं करूंगा, इतना पैसा तुम मुझे दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से वो उनका फायदा उठाता है। इवन और भी आगे सोचे तो हम बहुत ज्यादा कुकृत्य भी ये लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अंधभक्तों का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि वो चूंकि वो विश्वास कर रहे हैं, वो सारे लॉजिक्स के परे काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते
कि भाई जो पूजा अर्चना की बात करें ये हम अपने घर में कर लेंगे, हम इनको पैसा क्यों दें, है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हो सकती है, पूजा अर्चना से ये सारी बात हो जाती है तो व्यक्ति के कर्म किसी जगह मायने ही नहीं रखते। दूसरा आता है हरिहर काका कहानी में काका किस प्रकार इसका शिकार हुए। काका महंत और ठाकुरबाड़ी पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इसीलिए जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो ठाकुरबाड़ी रहने आए, क्योंकि वो उनका विश्वास था। और वहां पर ठाकुरबाड़ी के महंत ने इनके दिमाग को पलटने की कोशिश करी, लेकिन वो समय पलट नहीं पाए क्योंकि उनका मोह भाइयों के प्रति ज्यादा था। फिर उसके बाद भाइयों उनको लेके गए, फिर उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ना हो महंत को लगे कि जो है प्रॉपर्टी सारी ले ले, तो महंत ने उनका अपहरण करा लिया। तो ये एक उनके विश्वास को घात लगा हरिहर काका के। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न है व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे किस प्रकार बचा सकता है। विज्ञान हमें तर्क के आधार पर हर एक चीज को देता है। हमारा धर्म भी बहुत पुराना विज्ञान है, हर एक चीज वहां पर तर्क के आधार पर ही है धर्म में। आप आजकल बोलते हो कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं मतलब कि बच्चे को ट्यूब में डेवलप किया जा रहा है। अब आज से बहुत साल पहले चले जाओ, महाभारत में गांधारी के 100 पुत्र हुए, वो 2 की 1.5 वर्ष तक प्रेग्नेंट रही मगर उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। जब उसने जन्म दिया तो पूरा 1 मास का लोथड़ा था। तो फिर जो है क्या किया, जो ऋषि मुनियों थे उन्होंने कुछ मंत्र सिद्धि के साथ उन अंशों को 100 घड़ों में बंद किया, और फिर उसके ऊपर जो कुछ भी उन्होंने प्रक्रियाएं करी, जो कुछ भी किया, उसके चलते 100 कौरवों का जन्म हुआ। तो आज आप इसे विज्ञान कह रहे हो, इससे पहले जब महाभारत में हुआ वो भी तो वही चीज थी, टेस्ट ट्यूब था। आज ट्यूब में डेवलप कर रहे हो, वो घड़ों में डेवलप किया गया था, है कि नहीं। तो आप वैज्ञानिक तर्क पे अगर उतरो तो ऐसे हमारे पुराण और ये सारी चीजें हमें बहुत सारी चीजों को बताते हैं। तो जब भी आपके सामने धर्म आधारित कोई भी बात आए, उसे वैज्ञानिक तर्क के आधार पर जांचने समझने की कोशिश किया करो, तभी आप इन सारी चीजों से बच सकते हो, ठीक है। व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे निम्न प्रकार से बचा सकता है। देखिए क्या है, आम आदमी की धर्म के प्रति अंधश्रद्धा पर धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले महंत, पुजारी आदि अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। वे व्यक्ति को धर्म के नाम पर डरा डरा कर अपनी जेब भरते हैं। धर्म के नाम पे तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते हैं ना, वही चीज। जब भी वे किसी व्यक्ति को दुखी, निराश या परेशान देखते हैं तो तुरंत मोहमाया की बातें कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। पहले तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करके उनका विश्वास जीतेंगे और फिर उनसे पैसा निकालना शुरू करते हैं। दूसरा है, अब पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। कहानी में हरिहर काका भी इसका शिकार होते हैं। ठाकुरबाड़ी का महंत जानता है कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर वह उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाता है। प्यार से ठाकुरबाड़ी ले आता है, बहुत आवभगत करता है, बढ़िया से आदर सम्मान करता है, और फिर धीरे धीरे बातों में फंसाना शुरू करता है। फंसाते हुए उनसे कहता है कि उन्हें मोह माया के फेर में नहीं पड़ना चाहिए और अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी और गांव में मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से उसने अपनी बातों के जाल में हरिहर काका को फंसाने की कोशिश करी। फिर आते हैं, तीसरा प्रश्न था वैज्ञानिक तर्क के आधार पर। जब हरिहर काका ने अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने से मना कर दिया तो महंत ने जोर जबरदस्ती कर उनका अंगूठा कागज पर लगवा लिया। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उसे बचा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की सोच समझ ही उसे सही निर्णय लेने में मदद करती है और उसे धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थों से बचा सकती है। यानी कि हमेशा व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर पहले यकीन करना चाहिए, अपने दिल पर, अपनी भावनाओं पर उससे यकीन नहीं करिए। आपकी बुद्धि हमेशा आपको तर्कों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, क्या गलत है क्या सही है, ये हमेशा हमारी बुद्धि में अगर हम इमोशंस मिला देते हैं उसी जगह चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। तो हमेशा अपनी वैज्ञानिक बुद्धि को आगे रखिए। प्रश्न संख्या 15 है, एक स्थान पर हरिहर काका ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक घुर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरवाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। हरिहर काका के ऐसा कहने के पीछे कौन सा दर्द था? क्या आप हरिहर काका की इस बात से सहमत हैं?
अब हरिहर काका जो है महंत उन्हें उठाकर ले गया, उन्हें मारा पीटा, बांध के रखा, उनसे अंगूठे का साइन भी अंगूठा ले लिया। वहां से उनके भाई उन्हें बचाकर ले आते हैं। घर में कुछ दिन तो सेवा सत्ता होती है और फिर उसके बाद घर के भाई भी उनके साथ मार पीट और डराना धमकाना जैसा काम शुरू कर देते हैं। तब गुस्सा होकर हरिहर काका इस वक्तव्य को कहते हैं कि मैं मर भी जाऊंगा मगर एक घुर जमीन तुम लोगों को नहीं दूंगा। ठीक है, तुम लोग भी ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो, क्योंकि उसने भी मुझे अपहरण किया, कैद किया, मुझे मारा पीटा, किस लिए? मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए। तुम भी वही काम कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी यानी कि मेरी जमीन चाहिए। अब पीछे कौन सा दर्द था? दर्द क्या था कि चलो दूसरे करें तो करें, जब अपने विश्वासघात करते हैं ना तब ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हम अपनों से प्यार भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। महंत तो चलो एक बार का दूसरा था, उसके द्वारा दी गई चोट शारीरिक रूप से थी, भर जाएगी, मानसिक रूप से कुछ दिन तक हिलप हो जाएगी, लेकिन जब अपने विश्वासघात करते हैं तो वो दर्द बहुत गहरा होता है। हरिहर काका को अपने भाइयों से तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि वो भी वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा महंत ने किया था। तो ये दर्द उनके अंदर कहीं ना कहीं काफी हद तक बैठ गया था। हरिहर काका को महंत और उनके साथियों द्वारा किए गए अत्याचारों से बहुत दुख हुआ। इसके बाद जब वे अपने घर आ गए और घर पर उनके परिवार के सदस्यों ने भी उनसे महंत और साथियों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें इस चीज़ का बहुत लगा कि भाई ये तो मेरे अपने थे, ये तो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे बाहर के लालची लोग कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि महंत तो पराया था लेकिन ये तो मेरे अपने हैं, ये मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? यही कारण है कि जब परिवार के सदस्यों ने जोर जबरदस्ती द्वारा उनसे जमीन अपने नाम लिखने को कहा तो उन्होंने कह दिया कि चाहे वे मर क्यों ना जाएं किंतु अपनी जमीन उनके नाम नहीं लिखेंगे। ये उनके दिल का दर्द था जो उनकी जबान से बाहर आया था, वरना भाई वो जमीन थी किसकी? मरने के साथ तो वो अपने साथ ले ना जाते, मरने के बाद उनके भाइयों को ही मिलती। लेकिन उनके भाइयों ने जो कृत्य किया उसके चलते वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। हम हरिहर काका की इस बात से पूरी तरह सहमत थे, क्योंकि यदि परिवार के सदस्य भी बाहर के लोगों की तरह व्यवहार करने लगे और जोर जबरदस्ती पर उतर आए तो उनमें और बाहरी व्यक्तियों में क्या अंतर रह जाता है ना? बाहरी वाले तो पराये होते हैं, ये तो अपने होते हैं, हमको ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर वो भी इसी तरह का काम करेंगे तो फिर उनमें और क्या फ़र्क रह जाएगा? तो ये दर्द जो है हरिहर काका के अंदर बैठ गया था, इसी वजह से उनके मुँह से ये वक्तव्य निकला। प्रश्न संख्या 16 है, हरिहर काका ने लेखक से किस विषय पर चर्चा की और इस चर्चा का क्या परिणाम निकला? चलिए देखते हैं क्या बात करी थी। हरिहर काका ने लेखक से एकांत में इस पर चर्चा की उन्हें अपने हिस्से की जमीन का क्या करना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि वो न महंत को दे रहे हैं न भाइयों को दे रहे हैं, तो अब ये करें क्या? क्योंकि ठाकुरबाड़ी के महंत और उनके भाई उनसे उनकी जमीन को अपने नाम करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि जमीन के लालच में एक और उनके भाई उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर ठाकुरबाड़ी के महंत ने परलोक का भय दिखाकर अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने को कहा है। महंत की बात ना मानने पर उनका अपहरण किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। लेखक और हरिहर काका के बीच हुई चर्चा के उपरांत यह निर्णय हुआ कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है। सभी अगर बूढ़े बुजुर्ग अगर इस वीडियो को देखें तो हमेशा ये ध्यान रखिए, अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं लिखनी चाहिए, अपने पास ही रखिए, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। इससे पूर्व जिन्होंने भी ऐसा किया है उनका जीवन नरक के समान हो गया है। यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास गूगल पर सर्च कर लो, न्यूज़पेपर में आप हमेशा देखोगे। जिन बुजुर्गों ने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी, उन्हें अपने जीवन में बहुत कष्ट, बुढ़ापा बहुत कष्ट से उन्हें भोगना पड़ा है। इसलिए हमेशा आपने अपनी जीवन भर की कमाई से जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठा करी है उसे अपने जीते जी किसी को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 17। हरिहर काका एकदम मौन क्यों हो गए? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली?
हरिहर काका के साथ जो विश्वासघात महंत ने और उनके भाइयों ने किया, इससे वो इतना ज्यादा टूट गए कि उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। अब वो अंदर तक टूट गए, क्योंकि उनके अपने कोई थे नहीं जिससे वो सारी बातों को शेयर कर सकते, अंदर ही अंदर सारी बातें, तो वो एकदम चुप हो गए। ठीक है, तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले आंसर में कहा, कि ज़मीन जायदाद को हमेशा इस तरीके से रखिए कि वो आपके लिए जी का जंजाल ना बने, जो जैसा कि महंत के, जैसे कि हरिहर काका के साथ हो रहा था। हरिहर काका के लिए उनके भाइयों का परिवार ही सब कुछ था, क्योंकि वह निसंतान थे और उनकी पत्नी भी जीवित नहीं थी। वे अपने भाइयों के सहारे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। भाइयों के प्रति प्रेम एवं लगाव का जल्द ही भ्रम टूटने लगा और उनका मोह भंग शुरू हो गया, क्योंकि घर वाले ना इज्जत कर रहे थे, ना उनकी देखभाल कर रहे थे, तो एक तरीके से वो मोह भंग शुरू हो गया था। जमीन के लालच में उनके भाइयों ने उनसे मारपीट तक की। इससे पहले मठ के महंत ने भी उनसे बुरा व्यवहार किया। इन घटनाओं के कारण हरिहर काका को बहुत सदमा पहुंचा। उन्होंने अपने भाइयों एवं निकट संबंधियों से इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने इस चीज की उम्मीद नहीं करी थी कि ये लोग इस तरीके का व्यवहार करेंगे। सदमे के कारण ही हरिहर काका बिल्कुल मौन हो गए थे। तो उनका मौन होने का कारण क्या था कि उन्हें अपनों ने और महंत ने जो चोट पहुंचाई थी, उसने कहीं ना कहीं उन्हें अंदर तक तोड़ा था, इसलिए वो चुप हो गए थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भौतिक दुनिया स्वार्थों से भरी पड़ी है, यानी हमारे आसपास जितने हैं वो सब स्वार्थी हैं। हमसे जब तक फायदा है तब तक हम हैं। अगर हमसे जिस दिन फायदा निकल गया, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। यहाँ सभी व्यक्ति स्वार्थी एवं लोलुप प्रवृत्ति की होते हैं, यानी कि लालची होते हैं। पारिवारिक संबंध उनके लिए अधिक मायने नहीं रखते। स्वार्थ एवं लालच से परिपूर्ण इस संसार में व्यक्ति की कद्र नहीं होती। हरिहर काका इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। हमें ऐसी कुप्रवृत्ति से बचना चाहिए और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके आसपास जितने भी हैं वो सभी स्वार्थी हैं। हम मानते हैं एक्सेप्ट मम्मी पापा को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है और वो आपको प्यार निस्वार्थ भाव से करते हैं। संसार में आप किसी भी रिश्ते को ले लो, कोई भी दोस्ती ले लो, कुछ भी ले लो, वो सिर्फ स्वार्थ पे टिकी होती है। आपसे उस व्यक्ति को जब तक फायदा है, वो व्यक्ति आपको तब तक अपने पास रखेगा, और जिस दिन उसे ये लगेगा कि आपसे फायदा नहीं, आपसे दोस्ती, उसी समय वो खत्म कर लेगा। तो ये दुनिया स्वार्थी है, उससे बचकर रहिए, नहीं तो चोट सबसे पहले आपको पहुंचेगी जब आप किसी के विश्वासघात का जो है एक भोगेंगे। किसी के भी द्वारा किया अगर विश्वासघात आप भोगते हैं तो चोट आपको पहुंचे, क्योंकि आप उसे अपना समझ के उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति तो आपके साथ क्यों था? क्योंकि वो स्वार्थी था। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों से बचना चाहिए। जितना हो सके अपने आप पर विश्वास करिए, अपने पेरेंट्स पर विश्वास करिए, वही आपके साथ रहेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, आप कैसे कह सकते हैं कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के मूल्यों के प्रति एक समर्पित एवं प्रेरक मानव थे? पठित पाठ के आधार पर बताइए। हरिहर काका का अपना कोई परिवार नहीं था, लेकिन अब उनके जो भाई थे वो सब एक साथ रहते थे, तो वो ये मानते थे कि अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, अगर 4 घर बंटते हैं, ऐसा सिंपल समझिए कि अगर एक घर में 4 भाई हैं और 4 अलग अलग रहते हैं, तो वो कमा तो चारों रहे हैं ना, चाहे साथ रहें चाहे अलग अलग रहें। लेकिन जब उनके घर बंट जाते हैं तो घर भी 4 चूल्हे हो जाते हैं। जब 4 चूल्हे हो जाते हैं तो उतनी ही खर्चे बढ़ते हैं। तो संयुक्त परिवार जो है वो बहुत ही, जहाँ क्या कहते हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छा होता है, वहीं हमारा मॉरल ड्यूटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो बच्चों के अंदर बहुत अच्छे संस्कार आते हैं। ये बात हरिहर काका बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए वो अपने भाइयों, अबे चाहते तो उनके बच्चे नहीं थे, बीबी नहीं थे, वो शुरू से अलग रह लेते, लेकिन नहीं भाई, पैसा था, पैसा फेंकते, एक नौकर रखते, 4 नौकर लगाते, उनकी देखभाल होती, वो चाहते तो अकेले रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि संयुक्त परिवार में रहने से एक लगाव बना रहता है। इसीलिए उन्होंने अपने भाइयों के परिवार के साथ रहना ही उचित समझा, क्योंकि वो संयुक्त परिवार के मूल्य को समझते थे।
पाठ के आरंभ से में ही स्पष्ट किया गया है कि हरिहर काका के 4 भाई हैं। उन्हें छोड़कर अन्य 3 भाइयों का भरा पूरा परिवार है। अब उन्हें छोड़कर, यानी कि हरिहर काका को अगर हम छोड़ दें तो 3 भाई और उनको मिलाकर 4। हरिहर काका के पास भी 15 बीघे जमीन थी। यदि वे चाहते तो पत्नी की मृत्यु के बाद अलग घर में रह सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अपने भाइयों के साथ ही रहने लगे और उनके परिवार को अपना परिवार समझने लगे। तो भाई एक व्यक्ति अगर अकेला है तो वो किसी के परिवार पे बर्डन बनने की बजाय ये समझेगा कि मैं अकेले रह लूं, लेकिन उन्हें अपने परिवार से लगाव था, संयुक्त परिवार को वो समझते थे, इसीलिए उन्होंने भाइयों के परिवार के साथ रहने का निश्चय किया। संयुक्त परिवार के महत्व को हरिहर काका जानते थे, इसीलिए वे अपने भाइयों के संयुक्त परिवार में सबके साथ मिलकर रहना चाहते थे। क्योंकि भाई देखिए, सबका प्यार, आशीर्वाद, वो भी सबकी देखभाल कर सकते, सब कुछ कर सकते थे, है कि नहीं, ताकि परिवार का प्यार और अपनापन पा सके। भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका में अपनापन का भाव इतना अधिक था कि जब परिवार के सदस्यों ने उनसे अनुचित व्यवहार किया तो वे इससे दुखी हो गए और घर छोड़कर चले गए। भाइयों द्वारा मना लेने पर वो घर वापस भी आ गए थे। ठीक है भाई, परिवार में तो ये होता है, किसी ने कुछ कह दिया, हमें बुरा लग गया, उन्होंने सॉरी बोला, माना, हम मान गए, है ना, क्योंकि भाई घर में इतना लगाव होता है कि अगर मनमुटाव हो भी जाता है तो मनाने से सारी चीजें सही हो जाती हैं। होता है कि नहीं होता? आपके घर में भी होता, मम्मा ने डांट दिया, आप गुस्सा हो गए, मम्मा ने प्यार से मना लिया, आप मान गए। होता है कि नहीं होता? यही चीज वहां पर भी हुई। इस प्रकार ये सब घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के मूल्यों के प्रति एक समर्पित व प्रेरक मानव थे, जो समाज के लिए प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। अगर मान लो कि हरिहर काका अपने संयुक्त परिवार को नहीं मानते, तो अगर उस परिवार से उनका झगड़ा हुआ था, वो घर छोड़कर चले गए थे, तो भाई मनाने आते तो वो वापस जाते ही नहीं। उन्हें अपने परिवार के साथ लगाव था, अपनापन था, इसीलिए भाइयों के मनाने पर वो वापस चले गए थे। अगर बैर होता तो वो उसी समय अलग घर ले लेते, वहां पर बनाते, सब रहते करते, है कि नहीं? तो इस तरीके से वो संयुक्त परिवार के मूल्यों को जानते समझते थे। प्रश्न संख्या 19 है, हरिहर काका कहानी समाज के किन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है? आप अपने आसपास रह रहे अकेले व्यक्ति की मदद कैसे करेंगे? अब यहाँ पर जो दोनों सवाल पूछे गए हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से उत्तर देना है। देखिए क्या है, हरिहर का पहला क्या है, किन पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करती है? हरिहर काका कहानी समाज में परिवार के लोगों के बीच मतलब के संबंधों को उजागर करती है। हम ये नहीं कह रहे कि सब परिवार में होता है, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनमें ये मतलबी संबंध होते हैं। इस कहानी में मतलबी रिश्ते दिखाए गए हैं जो जमीन जायदाद पर आधारित है। जब तक मतलब है तब तक रिश्ते अच्छे होते हैं और मतलब निकल जाने पर रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। जैसे ही मतलब निकला, रिश्ते खत्म। कहानी में दर्शाया गया है कि रिश्ते केवल पैसों पर ही आधारित हैं और लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमें अपना स्वार्थ निकालना है तो हम सामने वाले को, व्यक्ति को मारना, पीटना, यहाँ तक कि जान से मार देने का काम भी करने को तैयार हो जाते हैं, जो ये मतलबी लोग होते हैं। साथ ही कहानी में वृद्ध व्यक्तियों के प्रति परिवार द्वारा सम्मान न मिलना व उपेक्षा भाव को भी दर्शाता है, जिससे वह अकेलापन महसूस करते हैं। हम अपने आसपास रह रहे अकेले व्यक्ति की सहायता उन्हें उचित मान सम्मान देकर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे मान लीजिए आपके आसपास कहीं पर, भाई मेरे घर के आसपास तो ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपने घरों में अकेले रह रहे हैं, कपल में हैं मगर रह रहे हैं, तो जब कभी हो आप उनकी मदद कर दो, उनका आदर सम्मान करो, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। उनका उचित सम्मान देकर, उनकी देखभाल करके व यथोचित सेवा करके कर सकते हैं। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वृद्ध लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। देखिए, मेरे अपने घर में भी वृद्ध रहते हैं, लेकिन मेरे घर के आसपास भी वृद्ध रहते हैं। तो अगर ये प्रश्न को मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखूं तो मेरे घर के आसपास करीबन ऐसे 3 कपल्स रहते हैं जो बुजुर्ग हैं और अकेले रह रहे हैं। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, जैसे हम तो वर्किंग हैं, हम अक्सर बाहर निकलते रहते हैं काम पे, तो उन लोगों के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं कि अरे उन्हें कुछ चाहिए होता है तो रूपाली बेटा तुम जा रहे हो, ये लेते आना, ठीक है, तुम मार्केट जाओगे, मेरे लिए ये ला देना। तो हम उनके लिए ला कर देते हैं, उनकी मदद करते हैं। कभी अब जैसे कहते हैं ना भाई, वृद्ध बुजुर्ग होते हैं
तो तबीयत खराब हो जाती है। तो जैसे कभी रात में हैं, अब उनको तबीयत खराब हुई, कुछ हुआ, तो वो हमें रात में भी हमने इतना उनके साथ संबंध बना कर रखे कि अगर रात भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमें बुला सकते हो। तो ऐसे हमेशा कोशिश करिए। ये बुज़ुर्ग हमसे कुछ नहीं चाहते, हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना कि हम उनसे प्यार से आदर सम्मान उनका करें और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। वैसे वो मेरे परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन वो मुझसे जब भी हेल्प मांगते हैं हम उनको हेल्प देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, पहली प्रायोरिटी आदर सम्मान मान रखिए। जब आप आदर सम्मान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आप पर जब विश्वास करेंगे तो अपनी ज़रूरतों को भी वो आपसे बताएंगे। ठीक है, तो हमेशा अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो उन लोगों से थोड़ा सा समय स्पेंड करिए, उन्हें अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 20 है, वर्तमान समाज में हरियर काका जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए युवा पीढ़ी का क्या कर्तव्य है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने कहा ना कि हमारे घर के आसपास अगर ऐसे वृद्ध अकेले व्यक्ति रहते हैं तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी पड़ोसियों के बनिस्बत उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। हमेशा ऐसे वृद्ध व्यक्तियों का आदर सम्मान कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें युवा पीढ़ी के लिए बहुत, क्योंकि ये एक हमारी मॉरल ड्यूटी है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, हम एक समाज में रह रहे हैं, उस समाज में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। तो इन सबको अगर किसी भी तरह की मदद है, कहीं कोई आप तकलीफ देख रहे हो तो उनकी मदद करनी चाहिए। वर्तमान समाज में हरियर काका जैसे वृद्ध व्यक्तियों के प्रति युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह मन लगाकर यथासंभव ऐसे व्यक्तियों की सेवा एवं सहायता करें। वृद्ध हमारे वर्तमान समाज में मौजूद हैं जिन्हें उचित देखभाल एवं प्रेम भरे अपनेपन युक्त व्यवहार की आवश्यकता है। 2 मीठे बोल देने से क्या घट जाता है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ घटता है ना। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उससे मिलकर बैठकर 2 बातें कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है। इन वृद्धों को उचित मान सम्मान देना तथा यथोचित सेवा करना युवा पीढ़ी का प्राथमिक कर्तव्य है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वृद्ध लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। वृद्ध समाज के अत्यंत सम्मानित और आवश्यक अंग हैं। याद रखिए, हमारे समाज को सही तरीके से आगे ले जाने का मार्गदर्शन इन्हीं बुजुर्गों से हमें प्राप्त होता है। आने वाली पीढ़ी को सही मॉरल सिखाना इनका काम होता है और ये सिखाते भी हैं। उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देना चाहिए। उम्र के अनुसार उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उन्हें उचित सेवा सुषमा और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे आपके घर के बुजुर्ग हों या आपके आस पड़ोस में रहने वाले हों, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि उनकी ज़रूरतों, उनकी सेवा, इलाज, इन सब का अगर हम ध्यान रख सकते हैं तो हमें रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 21 है, हरियर काका एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं। इस कथन पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए विचार कीजिए। हरियर काका एक शोषित यानी कि जिनका शोषण किया जा रहा है। इस व्यक्ति का वाकई आप धार्मिक रूप से अगर एक मठ के महंत के रूप में देखेंगे तो भी वहां शोषण किया गया, परिवार के रूप में देखेंगे तो भी उसका शोषण किया गया। सिर्फ लोगों के स्वार्थ और लालच के चलते उनका शोषण किया जा रहा है कि नहीं? तो देखिए क्या है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का यह एक कटु यथार्थ है। कटु यानी कि कड़वा सच, कटु यथार्थ यानी कि कड़वा सच है कि बुढ़ापे का सहारा कही जाने वाली संतानों या परिवार के अन्य लोगों की बेमेल विचारधारा से वृद्ध व्यक्ति त्रस्त हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे जनरेशन होती है, जनरेशन गैप के हिसाब से, अब मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चों की विचारधारा कभी उनके माता पिता से टकराती है। उसी तरीके से जो पेरेंट्स हैं उनकी विचारधारा अपने पेरेंट्स से टकराती है। तो जो ये जनरेशन गैप होता है, ये कहीं ना कहीं एक बदलती विचारधारा को लेकर आता है। तो इनमें टकराव ना हो, इसका सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि 2 कदम आप बढ़ाइए, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। मतलब आप आधुनिक विचारधारा को अपनाइए, हम पुरानी विचारधारा को भी अपनाएंगे, है ना। तो ये टकराव नहीं होना चाहिए। सामान्यतः उनके पास कोई संपत्ति या अधिकार नहीं होता, लेकिन हरियर काका की स्थिति में इससे भिन्न दिखाई देता है। हरियर काका के पास जमीन जायदाद है, उनका अधिकार भी वास्तविक तौर पर सीमित नहीं है।
परंतु वे इस रूप में भी एक नए शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं कि उनके सगे भाइयों के परिवार और सामाजिक व्यवस्था ने अपना स्वार्थ साधने के लिए उन्हें शोषण का शिकार एवं खिन्न मनोवृत्ति वाला बना दिया। कहने का मतलब है, आप अगर देखेंगे तो अक्सर क्या होता है, जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन इनके पास तो प्रॉपर्टी भी थी, समाज में अधिकार भी था, सम्मान भी था। उसके बावजूद लोगों ने इनको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया, बहुत ही ज्यादा परेशान किया, जिसके चलते ही वो खुद एक तरीके से उनका दिलो दिमाग सदमे में आ गया, एकदम वो चुप हो गए। तो इस तरीके से वो एक नए शोषित वर्ग का प्रतिनिधि कर रहे हैं, जहां पर उनका शोषण बहुत ही ज्यादा हो रहा है। भाई उनकी संपत्ति के लिए जान लेने पर उतर आए तो पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने के नाम पर उनका शोषण कर रहा है। अब पुलिस आ गया, वहां पर बैठ गया एक सिपाही। अब हरिहर काका के घर में जो बन रहा है, जो खा रहा है, वो आराम से ऐश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक पवित्र मानी जाने वाली धार्मिक संस्थाओं का चरित्र भी ठाकुरबाड़ी और महंत की गतिविधियों से स्पष्ट हो जाता है। शोषण करने में वे भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस तरह संपत्ति एवं अधिकार संपन्न तथा स्वतंत्र होते हुए भी हरिहर काका परिवार, धर्म एवं समाज द्वारा शोषित एक नए वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन संपदा भी है, परिवार में एक ओहदा भी है, तब भी हर व्यक्ति उससे अपना फायदा साधने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बुजुर्ग जो हैं वो समाज में एक नए शोषित वर्ग का, कहते हैं ना भाई, मालिक बहुत धनी वर्ग होते हैं, वो गरीब पर शोषण करते हैं, लेकिन ये एक नया तरह का शोषण है जो समाज द्वारा एक ऐसे व्यक्ति पर शोषण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, अपने जीते जी ही अपनी धन संपत्ति को हड़पने के लिए रचे जा रहे षड्यंत्र और दांव पेच देखकर हरिहर काका पर क्या बीतती होगी, कल्पना के आधार पर बताइए। सोचिए, वो व्यक्ति जो है जिसके पास उसकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को पाने के स्वार्थ में ही उसकी देखभाल हो रही है, जब वो नहीं मिल रहा है तो उस पर अत्याचार हो रहा है, तो सोचो वो व्यक्ति का कितना बुरा हाल होता होगा कि ये तो मेरे अपने हैं जो मेरे साथ इस तरीके से कर रहे हैं सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए, मैं कोई मायने नहीं रखता, मैं इनका अपना नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी कल्पना के अनुसार सोचिए कि वो व्यक्ति अंदर तक कितनी बुरी तरीके से टूट गया होगा। जो जिन्हें अपना मानता था वो व्यक्ति उन्हें मारने तक के लिए तैयार है सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए। मेरी कल्पना के आधार पर अपने जीते जी अपनी धन संपत्ति को हड़पने के लिए रचे जा रहे षड्यंत्र और दाव पेच देकर हरिहर काका को गहरा आघात हुआ होगा, बहुत ठेस पहुंची होगी। उनके हृदय में सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले साधु महंतों के प्रति आक्रोश एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई होगी। बहुत गुस्सा होगा, वो लोग किसी पे विश्वास, कहते हैं ना, एक बार विश्वासघात होता है तो हम किसी पर विश्वास करने के लायक नहीं बचते, वही हुआ होगा। वे सामाजिक रिश्तों की अवहेलना करने लगे होंगे, यानी अब वो किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी हृदयगत पीड़ा की अभिव्यक्ति मौन हो गई। यानी कि अब उन्हें इतना ठेस पहुंचा कि वो ऐसे पॉइंट में आए कि अब वो कुछ कहना ही नहीं चाहते, वो चुप हो गए। पारिवारिक संबंधों एवं धार्मिक माने जाने वाले लोगों की स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण उनकी संवेदनाओं पर गहरी चोट लगी, जो महंत ने किया उससे, जिससे उन्हें नितांत में रहकर जीवन व्यतीत करना अच्छा लगने लगा। फिर उन्हें लगा कि भाई धर्म तो सभी के साथ होता है, ये चीज हम ये सोचते ना कि धर्म तो हम सभी का है, हम कुछ करें ना करें हमारे साथ ईश्वर रहेंगे, लेकिन उस धार्मिक प्रतिष्ठान में जहां पर हम विश्वास कर रहे थे वो वहां के लोगों ने भी हमारे साथ ये व्यवहार किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनका जो है धर्म पर भी विश्वास उठ गया कि अब मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेले रहूंगा, ऐसे उन्होंने सोचा। समाज के रिश्तों की क्रूर एवं अमाननीय सच्चाई से सामना होने पर हरिहर काका के मन में तिरस्कार और घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। यानी कि अब वो किसी का सम्मान नहीं कर रहे, किसी को अपना नहीं मान रहे, अब मैं अकेला, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ये चीज आ गई। यही कारण रहा होगा कि उन्हें पारिवारिक संबंधों से मोहभंग हो गया। अब वो ना परिवार को मान रहे, ना धर्म को मान रहे, ना धर्माधिकारी को मान रहे, वो किसी को नहीं मान रहे और वो अब अकेला रहना चाहते हैं।
प्रश्न संख्या 23 है, हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने कैसा व्यवहार किया, क्या आप उसे उचित मानते हैं? कारण सहित बताइए। भाई व्यवहार कैसा किया ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, और मेरे हिसाब से यह व्यवहार पूरी तरीके से अनुचित था। भाई जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपनी मर्जी से देगा ना, जिसको देना है, उसके ऊपर आप इस तरीके से जोर जबरदस्ती मारपीट तो नहीं कर सकते ना। अगर वो आपका अपना है, आप उसे अपना समझते हो, तो उसका आप मान सम्मान कीजिए, आदर करिए, तो जब वो आपसे खुश होगा तो वो आपको दे ही देगा। लेकिन इस तरीके से जो व्यवहार किया गया मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरबाड़ी के महंत ने बुरा व्यवहार किया। एक दिन ठाकुरबाड़ी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखाया जा सके। महंत और उसके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी की हो जाए। मतलब ये कृत्य भी कर लिया। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे, किंतु उनकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को महंत से घृणा हो गई। तो कहते ना कि भाई एक धर्माधिकारी है, हम अगर धर्म का सम्मान करते हैं तो वो जो धर्माधिकारी है उसका भी हम मान सम्मान करेंगे, उसका भी आदर करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसी के चलते वो महंत का आदर सम्मान करते थे। हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया। अब जिस तरीके से वो अपने घर से खफा होकर ठाकुरबाड़ी गए, ठाकुरबाड़ी में उनका जो सब व्यवहार हुआ, वो वापस आए, तो उन्हें ये लग गया था कि भाई ये अब किसी को प्रॉपर्टी देंगे नहीं, तो प्यार से काम चलने वाला नहीं है, अब इनको मारपीट और धमका के काम चलाओ। और यही हुआ। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वह तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपनाने के लिए अपनाया था, यानी कि उनके भाइयों ने भी उनके साथ मारपीट करी। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और जमीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। काका ने जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आजाद कराया। अब हरिहर काका का अपने भाइयों से भी मोह भंग हो गया। अब वो अपने भाइयों से जो प्यार कर रहे थे, जो विश्वास कर रहे थे, वहां से भी, ठाकुरबाड़ी से भी टूटा और परिवार से भी टूटा। इस प्रकार कह सकते हैं कि हरिहर काका के भाइयों और ठाकुरबाड़ी के महंत दोनों ने ही उनके साथ क्रूर व्यवहार किया, क्योंकि वे दोनों ही हरिहर काका से नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से प्यार करते थे। हम उनके इस व्यवहार को बिल्कुल भी उचित नहीं मानते, क्योंकि परिवार के भाइयों तथा महंत को हरिहर काका का शोषण ना करके उनकी सहायता करनी चाहिए थी। उन्हें प्रेम और सम्मान देना चाहिए था। भाई आप उनकी सहायता करते, प्रेम करते, सम्मान करते, तो भाई वो व्यक्ति मरने के साथ अपनी प्रॉपर्टी अपनी अर्थी पे रख के तो नहीं लेके जाता ना, वो आपके नाम लिख के चला जाता। करना क्या था आपको? खाली मान सम्मान और आदर देना था, उनकी थोड़ी सी सेवा करनी थी, बस। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। हरिहर काका कहानी के आधार पर बताइए कि एक महंत से समाज की क्या अपेक्षा होती है। उक्त कहानी में महंतों की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो देखिए, अगर महंत जैसा व्यक्ति है तो एक समाज उससे ये रखता है, उम्मीद करता है कि समाज में हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह की दुख है, तकलीफ है, तो वो धर्म पर विश्वास करता है, तो इन लोगों के पास जाता है कि भाई धर्म के आधार पर हम ऐसा क्या करें जिससे हमें इन दुखों से छुटकारा मिले। तो एक अगर सच्चा महंत है, सच्चा साधु है, तो लोगों की समस्याओं को सुनेगा और सही तरीके से उसके निवारण का तरीका उनको बताएगा, ताकि हर व्यक्ति अपने तरीके से सही खुश रह सके, उसे दुख और तकलीफों से निजात मिल सके। तो कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति होगा, वो जो है अपने दुख तकलीफ लेकर, जब कहीं से हमें रास्ता नहीं मिलता तब हम किसी जो है धर्म के पास में जाते हैं, उनसे अपना निवारण मांगते हैं, है ना। एक महंत से समाज को बहुत अपेक्षाएं होती हैं। महंत का काम समाज के सभी व्यक्तियों के दुख सुख में उनकी मदद करना है। अगर वो तकलीफ में है तो मदद करिए, ना कि उनके दुखों को बढ़ाना है। हरिहर काका कहानी में महंत का यह कर्तव्य होना चाहिए था कि वह हरिहर काका के परिवार को काका के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराता और काका तथा उनके परिवार के बीच मध्यस्थता की भूमिका अपनाता। जाहिर सी बात है भाई, वो काम ही यही करना था कि क्योंकि भाई उनके परिवार और उनके बीच कहीं ना कहीं मनमुटाव आ गया था, तो उस मनमुटाव को दूर करके उनके बीच नजदीकी संबंध बनाना था, ना कि उस आग में अपनी रोटी सेकनी थी, कि अपना फायदा देखना था।
हरिहर काका कहानी में महंत जी दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर किंतु व्यवहार में महास्वार्थी। धर्म के नाम पर लोगों को छलना, ठगना और उल्लू सीधा करना उन्हें अच्छी तरह आता है। जब भी वे किसी व्यक्ति को निराश, दुखी या परेशान देखते, तुरंत मोह माया की बातें कर थोड़ी ही देर में उसे अपने जाल में फांस लेते, क्योंकि भाई उस व्यक्ति से उनको फायदा होना है तो वो ये काम कर लेते। यदि कोई व्यक्ति सीधी तरह उनके चंगुल में नहीं आता तो उन्हें अंगुली टेढ़ी करना भी आता था, यानी कि जैसे कि उन्होंने हरिहर काका के साथ किया, उन्हें मारा, पीटा और बंदी बनाया। और ऐसे में वह जोर जबरदस्ती का सहारा लेने से भी नहीं हिचकते हैं। महंत एक अपहरणकर्ता के रूप में भी सामने आता है, क्योंकि उसने उनको किडनैप किया था। जब जान जाता है कि हरिहर काका अपने परिवार की मोह माया में फंसकर रह गए हैं, तब वह उनका अपहरण करने की अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जी जान से जुट जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि महंत धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाला महास्वार्थी व्यक्ति था, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नीच से नीच कार्य करने में भी नहीं हिचकता। तो इस कहानी का जो ये महंत है, ये बहुत ही लालची, नीच, स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और ऐसा व्यक्ति कभी भी धर्माधिकारी बनने लायक नहीं होता। प्रश्न संख्या 25 है। कल्पना कीजिए कि एक पत्रकार के रूप में आप हरिहर काका के बारे में अपने समाचार पत्र को क्या क्या बताना चाहेंगे और समाज को उनके उत्तरदायित्व को बोध कैसे कराएंगे। यानी कि अगर हरिहर काका जैसा कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में आप अगर अपने अखबार में छापना चाहते हैं तो आप क्या क्या लिखोगे, और छापने के साथ आप ये बताओगे कि अगर ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है तो एक समाज का क्या उत्तरदायित्व होता है उस व्यक्ति के प्रति, जो व्यक्ति अकेला है, जिसका कोई नहीं है। एक पत्रकार के रूप में हरिहर काका के बारे में अपने समाचार पत्र को निम्नलिखित बातें समझाऊंगा। क्या चीज है? हरिहर काका गांव के एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो अपने भाइयों के साथ रहते हैं। तो हम इस तरीके से कहते हैं ना कि भाई अब ये खबर पेपर के लायक छपेगी, तो ऐसे ऐसे बताया जाएगा। वृद्ध हरिहर काका परिवार का प्यार और अपनापन पाने के चाह में रहते हैं, किंतु वह उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार के सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हैं। अब वो पारिवारिक माहौल में रहना चाहते हैं ताकि उन्हें मान सम्मान, प्यार, अपनापन मिल सके, लेकिन परिवार के लोग स्वार्थी होने के कारण उनके साथ ये व्यवहार नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माधिकारियों की दृष्टि भी हरिहर काका की जमीन जायदाद पर है। धर्माचारी व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण हरिहर काका का अपहरण कर उनके साथ हिंसा करते हैं। अब धर्माधिकारी जो कार्य कर रहे हैं उन्हें भी हमने बता दिया, ठीक, दोनों बता दिया। हरिहर काका के भाई भी संपत्ति के लालच में उनके साथ मारपीट करते हैं। इस प्रकार हरिहर काका समाज के उस वृद्ध व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे संपत्ति के लालच में परिवार के सदस्य तथा धर्माचारी व्यक्ति अपनी स्वार्थ प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक तो हमने हरिहर काका के बारे में बता दिया कि भाई उनके साथ वो कैसे व्यक्ति हैं, क्या उनके साथ हुआ, सभी कुछ। अब आते हैं, अब आप समाज को क्या अपनी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व का बोध कराना चाहोगे, कैसे कराओगे? वृद्ध व्यक्ति हमारे समाज में अत्यंत सम्मानित एवं आवश्यक अंग है, इसलिए समाज का यह उत्तरदायित्व है कि वह वृद्धों को उचित मान सम्मान दे तथा उनसे प्रेम भरा अपनापन युक्त व्यवहार करे। उम्र के अनुसार उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना समाज का कर्तव्य है। अगर वो व्यक्ति अकेला है तो समाज के आस पड़ोस के लोगों का ये कर्तव्य स्वतः ही बन जाता है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। वास्तव में वे उस समाज की नींव या आधार रखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिस समाज में हम आवश्यक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारे समाज को बेहतर बनाने में उन लोगों ने अपना पर्याप्त योगदान दिया है, अतः उन्हें उचित सेवा, मान सम्मान, प्रेम, अपनापन, अधिकार सब प्राप्त होना चाहिए। ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अपनी यंग एज में इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि जब वो कमजोर हो चुके हैं, असमर्थ हैं कुछ करने में, तो हम उनकी मदद करें। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उसे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आकांक्षाएं बनी ही रहती हैं।
लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं। अब ये बात कब हो रही है कि भाई हरियर काका की जो जमीन है वो आखिर किसको मिलनी चाहिए, कौन उसका सही अधिकारी है। तो गांव वालों के बीच ये सारी चीजें बहस चल रही है, सब अपने अपने ज्ञान के हिसाब से सारी बातें कह रहे हैं। हरियर काका सभी के लिए चर्चा का केंद्र बने हुए थे। हरियर काका मामले में गांव वालों की राय तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। अब हरियर काका मामले में गांव वाले अपने अपने स्तर पे अपने अपने ज्ञान को बांटने में लगे हैं। हर कोई अपने अपनी बातें कह रहा है। अब आपको हर एक की बात को तर्क के साथ साबित करना है, ठीक है। हरियर काका की जमीन के मामले में गांव वाले एकमत नहीं थे। कोई कह रहा था कि भाई ठाकुरवाड़ी को दे दो, कोई कह रहा था भाइयों को दे दो, कोई कह रहा था हरियर काका को अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। वे लोग दो पक्षों में बंट गए थे। कुछ लोग महंत की तरफ थे जो चाहते थे कि काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर ठाकुरवाड़ी को दे दें ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष यश मिले। यह सोच उन्हें धार्मिक प्रवृत्ति और ठाकुरवाड़ी से मिलने वाले स्वादिष्ट प्रसाद के कारण थी। अब ठाकुरवाड़ी के प्रति उन लोगों का इतना भाव क्यों था कि वहां से उन्हें प्रसाद मिल रहा था, उनकी भक्ति वहां पर थी। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जो कि प्रगतिशील विचारों वाले थे, उनका मानना था कि काका को वह जमीन परिवार वालों को दे देनी चाहिए। दूसरा पक्ष क्या कह रहा था, भाई जमीन घर की है, घर में ही रहे, भाइयों को दे दो, ऐसा उन लोगों का मानना था। उनका कहना था कि इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना अन्याय होगा, ठीक है। इस तरह दोनों पक्ष अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरियर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। भाई जमीन जाने के बाद उनकी देखभाल कौन करेगा, ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा था। इन बातों का एक और कारण यह भी था कि काका विधुर थे और उनके कोई संतान नहीं थी। अगर उनका कोई होता तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि जमीन जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर संतान होती तो उनके बाद उनके बच्चों की होती, तो ये प्रश्न उठ ही इसीलिए रहा था। लेकिन इन सारे प्रकरण में, इन सारे तर्कों में काका की तरफ किसी का ध्यान नहीं था कि वो बेचारे बुजुर्ग हैं, उन्हें किसी का साथ, सहारा, सेवा, इन सब की जरूरत है, ये कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, हमारी बुक जो थी संचयन भाग 2 के प्रथम चैप्टर हरियर काका के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा बना क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे और दीर्घ क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इनको अच्छे से पढ़िए, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर गुरदयाल सिंह के द्वारा लिखे एक संस्मरण सपनों के से दिन के माध्यम से, ठीक है, और फिर करेंगे उनके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप में से किसी ने भी अगर उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, पढ़कर रखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है आपकी, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फटाफट आप चैप्टर देख कर रखिए और हम मिलेंगे अब इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।